नमस्कार। इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बंगाल की बात करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल का सूबा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी राजनीतिक पकड़ प्रारंभ की थी वो बंगाल से प्रारंभ की थी। बंगाल एक महत्वपूर्ण सूबा हुआ करता था। बंगाल को बहुत ही संपन्न सूबे के रूप में बताया जाता है, लेकिन बंगाल की ये संपन्नता जो थी, ये संपन्नता उसको हासिल किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। जी हाँ, बंगाल की जो संपन्नता थी, उस संपन्नता का कारण मुर्शीद कुली खान को बताया जाता है। मुर्शीद कुली खान जो था वो बंगाल का नवाब बना और 1700 से लेकर के 1727 जून 1727 के बीच में उसने बंगाल की राजस्व व्यवस्था में कई बदलाव किए और इन बदलाव के परिणाम स्वरूप बंगाल सूबे में मिलने वाला जो राजस्व था उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण सूबा जो था वो बहुत धनी होता गया, धनाढ्य होता गया। केवल राजस्व से यहाँ अभिप्राय कृषि से ही नहीं है, उसका व्यापार भी बहुत ज्यादा उन्नत था। मुर्शीद कुली खान के बारे में जो जानकारी मिलती है, ये बताया जाता है कि वो दक्षिण भारत का था और ब्राह्मण था। उसने अपनी शिक्षा जो थी वो पर्सिया में प्राप्त की थी, यानी ईरान में वो शिक्षित हुआ था। दक्षिण भारत में रहते हुए उसने प्रशासन की प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, प्रशासन किस तरह चलाना चाहिए उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया था। धीरे धीरे शहंशाह औरंगजेब का वो विश्वस्त बन गया था, विश्वसनीय हो गया था। 1701 में उसको उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी और 1704 में बिहार की दीवानी भी उसको प्राप्त हुई। क्योंकि औरंगजेब दक्षिण में युद्धों में लगा हुआ था और ऐसी स्थिति में उसको वित्तीय समर्थन की जरूरत पड़ती थी, और जब उसे वित्तीय समर्थन की जरूरत पड़ी तब मुर्शीद कुली खान ने उस व्यवस्था को किया और इसकी वजह से निश्चित रूप से वो औरंगजेब का विश्वसनीय हो गया था, विश्वास पात्र बनता गया। लेकिन कुछ समस्याएं भी थी मुर्शीद कुली खान के साथ में। औरंगजेब का पोता जिसका नाम अजीम उस शान था, वो मुर्शीद कुली खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यहां तक ये स्थिति थी कि अजीम उस शान से घबरा करके मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके मकसूदाबाद बना ली थी। मकसूदाबाद वही स्थान है जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब वो बंगाल का नायब नाजिम था, डिप्टी गवर्नर, उड़ीसा का सूबेदार था और उड़ीसा और बिहार दोनों का वो दीवान था। फारूक सियार ने 1713 में उसको बंगाल की भी दीवानी सौंप दी थी। 1714 में उड़ीसा की सूबेदारी भी उसे मिली
और 1717 में, सितंबर 1717 में उसे बंगाल की सूबेदारी भी प्राप्त की। दीवानी यानी रेवेन्यू सिस्टम, और सूबेदारी यानी कि सूबे का गवर्न, बहुत ज्यादा पूरा का पूरा इंचार्ज हो जाता था। जो कार्य मुर्शीद कुली खान के द्वारा किए गए, जिनके कारण बंगाल की राजस्व व्यवस्था सुधर गई, बंगाल की आय बढ़ती गई, बंगाल भारतवर्ष के सबसे धनी सूबों में से एक हो गया। यदि उन पर नजर डाली जाए तो मुर्शीद कुली खान ने जो अफसरों की जागीरें हुआ करती थी उनको शाही संग्रहकर्ताओं के अधीन कर दिया था। इससे बड़े परिवर्तन हुए। वो क्या करता था, इजरा व्यवस्था लागू करता था, लागू किया था। इजरा व्यवस्था वो व्यवस्था थी जिसमें राजस्व एकत्र करने के लिए ठेके प्रदान कर दिए जाते थे, ठेके दिए जाते थे, और उसका जो राजस्व प्रशासन था वो अत्यंत प्रभावशाली दिखाई देता था, क्योंकि रेवेन्यू बहुत अच्छा कलेक्शन होता था। उसकी जो परिवर्तन लाए, उसने जो नई व्यवस्था लाई राजस्व उगाही की, उसके परिणाम स्वरूप बंगाल में भूस्वामियों का एक नया वर्ग भी अस्तित्व में आ गया। उसके कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं भी थी, जैसे जो शासकीय व्यय होते थे या प्रशासनिक व्यय हुआ करते थे उन पर नियंत्रण पाने में वो सफल रहा था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि प्रशासनिक व्यय जो होते हैं उन पर यदि आपने प्रभावी नियंत्रण पा लिया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, और उसमें मुर्शीद कुली खान को सफलता मिली थी। उसने बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका मेंटेन नहीं है तो वहां पे ना तो राजस्व की उगाही ठीक से होगी, ना ही व्यापार बढ़ सकेगा, वाणिज्य और व्यापार भी नहीं बढ़ पाएगा वहां पे। मुर्शीद कुली खान ने आंतरिक सुरक्षा जो थी उसको बहुत सुदृढ़ किया हुआ था, और यह भी एक कारण था कि बंगाल की तरफ आकर्षण लोगों का बढ़ता था। मुर्शीद कुली खान के पूरे कार्यकाल को यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 विद्रोह हुए थे। एक कहा जाता है भूसना परगना की बगावत। भूसना परगना की बगावत जो थी वो सीताराम रे के अधीन हुई थी। दूसरा विद्रोह उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद का था, और तीसरा विद्रोह जो हुआ सुजात खान और नवजात खान का विद्रोह था। ये प्रमुख 3 विद्रोह थे, और ये तीनों विद्रोह जो थे, ये जिस विद्रोही लोग जो थे वो बेसिकली ठेकेदार थे, राजस्व संग्रह करता। मुर्शीद कुली खान जो था, ये जो बदली हुई व्यवस्था है इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो जागीरदार होते थे उनके अधिकारों को समाप्त करके एक नया अधिकारी वर्ग ले आया, जिसे कह रहे हैं हम शाही संग्रहकर्ता। और ये जो शाही संग्रहकर्ता थे, यही एक देखे राजस्व एकत्र करने के लिए ठेके भी दिए जाते थे। तो ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम काफी कुछ, अब जैसे किसी को आपने राजस्व संग्रह करने के लिए ठेका दे दिया तो वो काफी कुछ अपने आप को जागीरदार प्रकार में ले लेता था, ऐसा समझने लगता था मेरी ये जागीर है। और जब वो ऐसा समझने लगता था तो मतभेद उत्पन्न होते थे, और इन्हीं मतभेदों का उदाहरण है कि ये 3 विद्रोह हुए और ये सब ठेकेदार थे। और मुर्शीद कुली खान बहुत ही सख्त था, जिसके कारण उसने इन तीनों विद्रोहों को बुरी तरीके से कुचल दिया था। तीनों विद्रोह
तीनों जो विद्रोही थे उनको पराजित कर दिया गया था। और मुर्शीद कुली खान जब इन विद्रोहों को दबा देता था तो उसके स्थान पे दूसरे ठेकेदारों को नियुक्त करता था। विशेष तौर पर सभी के क्षेत्र जो नाम आता है वो आता है राम जीवन, उसको प्रदान कर दिया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मुर्शीद कुली खान ने न केवल वित्तीय प्रशासन को सुधारा, व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। अच्छा, मुर्शीद कुली खान के बारे में एक और विशेष बात आती है कि बहुत ही सात्विक चरित्र का था, भोग विलास से बहुत दूर रहता था। तो उसके अपनी तरफ से तो कोई भी अवगुण नहीं थे। ऐसी स्थिति में अगर वो रोल मॉडल बनकर निकल रहा था तो पूरे सूबे के लिए बन रहा था। और इसमें दो राय नहीं है कि उसने जब भी कोई कार्य किया उसमें उसको सफलता मिली, पूरे बंगाल सूबे को खुशहाल बना दिया। तो जो बंगाल सूबा जिसको देख करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लालच कर रही थी, वो उस बंगाल सूबे को इतना धनाढ़ खुशहाल बनाने के पीछे मुर्शीद कुली खां की विशेष प्रकार की राजस्व व्यवस्था थी। मुर्शीद कुली खान जो है उसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आती है। मुर्शीद कुली खान का जो दौर था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मुर्शीद कुली खान बंगाल में एक स्वतंत्र नवाब की तरह रहता था। यानी दिल्ली का जो शहंशाह होता था वो कभी उसके किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन मुर्शीद कुली खान की भी विशेषता थी कि वो कभी भी जो निर्धारित कर होता था शहंशाह को देने का, मुगल शहंशाह को जो कर दिया जाना चाहिए था नवाब, बंगाल के नवाब के द्वारा, वो उस कर को देने में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देता था। ना तो विलंब होने देता था और ना ही किसी प्रकार की कमी होने देता था। ये बहुत बड़ी खूबी मुर्शीद कुली खान की थी। जून 1727 में उसका देहांत हो गया और उसके देहांत के उपरांत बताया जाता है कि मुर्शीद कुली खान जो था उसके कोई भी पुत्र नहीं था। हाँ, पुत्रियां थी और पुत्रियां जो थी उनके कारण एक दामाद था सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। सुजाउद्दीन मोहम्मद खान जो था वही मुर्शीद कुली खान का उत्तराधिकारी बना। 1727 से लेकर 1739 तक उसने बंगाल सूबे पर शासन किया। सुजाउद्दीन मोहम्मद खान बंगाल सूबे का नवाब बनने से पहले उड़ीसा का नायब सूबेदार हुआ करता था। हालांकि सुजाउद्दीन की विशेषता यह थी कि वो जो प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां करता था तो प्रथम वरीयता परिवार को देता था। पारिवारिक सदस्य जो होते थे उनको प्राथमिकता दिया करता था। उसके विश्वसनीय सलाहकार जो थे अलीवर्दी खान, हाजी अहमद जो अलीवर्दी खान का ही भाई बताया जाता है, आलम चंद एक साहूकार था और फतेह चंद मुर्शिदाबाद का साहूकार बताया जाता है। ये चार लोग बहुत महत्वपूर्ण सदस्य बताए जाते हैं जो विश्वसनीय थे सुजाउद्दीन मोहम्मद खां के। सुजाउद्दीन मोहम्मद खां का जो काल चला 1739 तक, उसमें भी बंगाल सूबा निरंतर प्रगति करता रहा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सुजाउद्दीन मोहम्मद खान जो था वो किसी भी प्रकार से मुर्शीद कुली खान से कमजोर नहीं था। मुर्शीद की ही नीतियों को वो आगे ले चला और किसी प्रकार का जो विकास था बंगाल का उसमें कोई कमी नहीं आने पाई। सुजाउद्दीन मोहम्मद खान के उपरांत सरफराज खान नवाब बना था। लेकिन जैसे ही सरफराज खान नवाब बना, बताते हैं कि बंगाल के शाही परिवार में, नवाब के शाही परिवार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गए
पूरे सूबे में षड्यंत्र प्रारंभ हो गए और इन षड्यंत्रों के कारण जो सरफराज खान था वो कमजोर होने लग गया। बंगाल सूबे की जो व्यवस्था थी वो डामाडोल होने लग गई और इन्हीं षड्यंत्रों के बीच में जो असंतोष उभरा, उस असंतोष का फायदा अलीवर्दी खान ने उठाया और उसने घेरिया के युद्ध में 10 अप्रैल 1740 को सरफराज खान को शिकस्त दी। अलीवर्दी खान मूलतः तुर्क था। लगभग 16 वर्ष तक उसने बंगाल पर शासन किया। अलीवर्दी खान चर्चा में आता है या प्रकाश में आता है 1728 में, जब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान उसको चकला अकबरपुर का फौजदार नियुक्त करता है। प्रथम, अब जैसा हमने बताया उसका जो भाई था हाजी अहमद, वो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान का विश्वसनीय था, विश्वस्त था और वो उसका प्रभाव नवाब पे बहुत ज्यादा था, शुजाउद्दीन पर बहुत प्रभाव था और इस प्रभाव के कारण उसने अलीवर्दी खान के 2 बेटों को भी उच्च पदों पर नियुक्त कराया था। अलीवर्दी खान के 2 बेटे जो थे, एक का नाम मोहम्मद रजा बताया जाता है और दूसरा आगा मोहम्मद सईद। जो मोहम्मद रजा था उसको सेना का वेतन अधिकारी और एक दूसरा पद भी कस्टम अधिकारी मुर्शिदाबाद, तो 2 पदों पर नियुक्त कराया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद थे। और जो दूसरा पुत्र था आगा मोहम्मद सईद, उसको रंगपुर का फौजदार बनाया गया था। 1733 में अलीवर्दी खान को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया गया था और 1740 में उसने बंगाल सूबे पर अधिकार कर लिया था। जब अलीवर्दी खान ने बंगाल सूबे पर अधिकार किया तो उसके बाद उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत प्रदान की। आप रिश्वत भी कह सकते हैं या फिर नजराना कह सकते हैं। और जब उसने 2 करोड़ रुपए की नजराना मुगल सम्राट को पेश किया तो उसके बदले में मुगल सम्राट ने उसको बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया। मुगल दरबार ने यही नहीं बल्कि अलीवर्दी खान को महावत जंग की उपाधि से भी सम्मानित किया। अलीवर्दी खान बेसिकली तुर्क था। 1741 में उसने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया और उसके अगले साल उसके लिए एक समस्या खड़ी हुई और वो समस्या थी अवध के नवाब की तरफ से खड़ी हुई थी। अवध के नवाब ने बिहार पर अधिकार कर लिया था और ये बड़ी चुनौती उभर करके अलीवर्दी खान के सामने आई थी और बिहार में बड़ी अव्यवस्था रही उसके कारण। बाद में 1745 और 1748 में अफगान लोगों ने बिहार में काफी आतंक मचाया। बार बार उनके आक्रमण हो रहे थे जिसके कारण बिहार में भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। अच्छा, अलीवर्दी खान का काल केवल बिहार में अव्यवस्था के लिए ही नहीं जाना जाता है बल्कि मराठों ने भी आतंक फैलाया था। 1742 से लेकर 1751 तक मराठे जो थे वो लगातार अलीवर्दी खान को आक्रांत करते रहे। 1742 में सेनापति भास्कर राम मराठा सैनिक था, मराठा सेनापति, उसने हमला किया। उसके अगले ही साल 1743 में नागपुर के राघोजी भोसले और पेशवा बालाजी बाजीराव, इन दोनों लोगों ने आक्रमण किया। उसके अगले साल 1744 में भास्कर राम ने फिर हमला किया। इस हमले में भास्कर राम मारा भी गया। उसके बाद 1745 की बात आई, तब राघोजी राव भोसले का हमला हुआ। इसमें राघोजी राव भोसले पराजित हो गए थे। 1744-1745 में मराठे दोनों बार हारे
और जब मराठे 2 साल से लगातार हारे तो मराठे थोड़ा कमजोर पड़े, थोड़ा पीछे हटे और 2 साल एक तरीके से ये कह सकते हैं अलीवर्दी खान के लिए शांति का काल गुजरा और सफलताओं का भी गुजरा। लेकिन 2 वर्ष के अंतराल के उपरांत मराठों में नई स्फूर्ति आई और वो फिर से शक्तिशाली हो गए। 1748 में जन्नोजी भोसले ने फिर से आक्रमण किया। लगातार मराठे उड़ीसा पर हमले करते थे और मराठों का यह कहना था कि उड़ीसा से चौथ प्राप्त करना उनका अधिकार क्षेत्र है। वो कहते थे हमारा ये अधिकार है, हमारा जो उड़ीसा से हमको चौथ चाहिए वो वैध है, क्योंकि वहां का राजस्व का जो अधिकार है वो उनको प्राप्त हुआ है। अलीवर्दी खान ने बार बार हो रहे इन आक्रमणों से छुटकारा पाना चाहता था और इसके लिए उसने 1751 में मराठों के साथ एक संधि कर ली और उस संधि के माध्यम से उसने उड़ीसा का जो राजस्व था वो त्याग दिया, यानी उस पर मराठों का अधिकार है। इस बात को उसने आइडेंटिफाई कर लिया, स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच में सीमा भी निर्धारित हो गई कि यहां तक आपका अधिकार क्षेत्र रहेगा और यहां तक हमारा अधिकार क्षेत्र रहेगा। सुवर्ण नदी को दोनों ने अपनी सीमा निर्धारित कर दी। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खान का देहांत हो गया। अलीवर्दी खान के बाद जो बंगाल का तख्त था उस तख्त पर उसका पोता सिराजुद्दौला बैठा। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का पुत्र नहीं बल्कि पौत्र था, यानी पोता था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो यंग रहा होगा। बिल्कुल वो यंग था, उसकी आयु मात्र 24 वर्ष की थी। कई लोग सिराजुद्दौला पर आरोप लगाते हैं कि वो बहुत ही लालची प्रवृत्ति का था। उसका एक चचेरा भाई था शौकत जंग। शौकत जंग के बारे में बताया जाता है कि वो उसको चुनौती देता था और उसको चुनौती देने का कारण था कि उसे ब्रिटिश कंपनी जो थे, कंपनी के अधिकारी जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की जो थी, उसके जो अधिकारी थे वो लोग उसको समर्थन करते थे और उसको उकसाते थे सिराजुद्दौला के विरोध में। शौकत जंग की इन गतिविधियों के कारण सिराजुद्दौला के साथ उसका युद्ध भी हो गया। अक्टूबर 1756 ईस्वी में उसका युद्ध शौकत जंग से हुआ और इस युद्ध में शौकत जंग पराजित हो गया और मारा भी गया। सिराजुद्दौला की एक मौसी भी थी, घसीटी बेगम। बताते हैं उनके घसीटी बेगम जो थी उनके पास अपार संपत्ति थी और घसीटी बेगम जो थी वो सिराजुद्दौला का लगातार विरोध कर रही थी। सिराजुद्दौला को यह बात पसंद नहीं थी, लिहाजा उसने अपनी मौसी पर भी कार्रवाई कर दी। कार्रवाई क्या करी? उसने घसीटी बेगम की सारी संपत्ति जो थी उसको जब्त कर दिया। एक और घटनाक्रम में सिराजुद्दौला ने अपने सेनापति को हटा दिया। सिराजुद्दौला का सेनापति जो था मीर जाफर था। मीर जाफर जो था वो पहले से सेनापति था, लेकिन सिराजुद्दौला ने उसको हटा दिया और उसके स्थान पर मीर मदान या मीर मर्दन को नया सेनापति नियुक्त किया। इस घटना से मीर जाफर को बहुत ही बुरा लगा और मीर जाफर ने राज दरबार में षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। इसके अतिरिक्त सिराजुद्दौला ने मोहनलाल को दीवाने खाना का पेशकार नियुक्त किया।
इन सब घटनाओं से जो सिराजुद्दौला विभिन्न तेवर दिखा रहा था या कार्रवाइयां कर रहा था, इनके सबके कारण उसके राज दरबार में असंतोष व्याप्त हो रहा था और ये असंतोष उसके कर्मचारी, उसके अधिकारी, सभी लोगों में व्याप्त हो रहा था। लेकिन सिराज की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। सिराज के सामने कई समस्याएं खड़ी थी और वो उन समस्याओं पर जल्दी से जल्दी नियंत्रण पाना चाहता था। जैसे उसके अपने ही चचेरे भाई की समस्या थी या लोग चुनौती बनकर उसके सामने आ रहे थे, उसकी अपनी मौसी उसका विरोध कर रही थी। तो केवल इतनी सी बात नहीं थी कि सिराज के कर्मचारी या राज दरबारी जो लोग थे, वो लोग असंतुष्ट थे। सिराज खुद भी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा था और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत युवा था और ऐसी स्थिति जो उसके लिए थी, इतना परिपक्व नहीं था उसके लिए, लेकिन सामना तो उसे करना था क्योंकि वो नवाब था। दूसरी बड़ी समस्या जो थी वो थी फोर्ट विलियम की किलेबंदी। फोर्ट विलियम क्या था? कलकत्ता में जो अंग्रेजों का ठिकाना था, जो अंग्रेजों की बस्ती थी, उसको किलेबंदी कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा और इसी को फोर्ट विलियम कहकर पुकारा जाता है। जो काल था सप्तवर्षीय युद्ध का, उसमें दोनों ही, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों ही अपने अपने ठिकानों की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर थे। कलकत्ता के फोर्ट विलियम की सुरक्षा जो थी उसको भी और पुख्ता किया जा रहा था, किलेबंदी को बढ़ाया जा रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा। तो दोनों ही लोग दक्षिण भारत में युद्धरत थे और किसी भी वक्त ये युद्ध की जो आग थी वो बंगाल में पड़ सकती थी और बंगाल में भी दोनों के बीच युद्ध हो सकता था। तो जो फोर्ट विलियम की किलेबंदी की जा रही थी, प्रोटेक्शन किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था, उसको देख करके सिराजुद्दौला नाराज हो रहा था। केवल इतनी सी बात नहीं थी कि उन्होंने अपने फोर्ट विलियम की किलेबंदी बढ़ा दी, सुरक्षा बढ़ा दी, इसकी वजह से सिराजुद्दौला बस नाराज हो गया। नहीं, और भी कई कारण थे, जैसे शौकत जंग को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लगातार समर्थन करते थे और शौकत जंग सिराजुद्दौला को चुनौती दे रहा था। दूसरी विशेष बात यह थी कि जब सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ, सिंहासन पर बैठा, तो सभी लोगों ने जा करके उसके सामने उसकी अधीनता स्वीकार की और ये होता है। वो शासक था बंगाल का और जितने भी उसके क्षेत्र के लोग थे उन सब लोगों को वहां उपस्थित होना आवश्यक होता है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शीर्ष अधिकारी थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया और जिसकी वजह से सिराजुद्दौला उनके ऊपर नाराज था। एक बंगाली व्यापारी था कृष्णदास। इस व्यापारी इसकी विशेषता ये थी कि ये घसीटी बेगम जो थी, इसकी मौसी, उनका अभिकर्ता था, एजेंट था और ये जो था ये जा करके कंपनी की शरण में छिप गया था। सिराजुद्दौला ने कंपनी को निर्देशित किया था कि वो कृष्णदास को हमें सौंप दे
कंपनी ने उससे इनकार कर दिया था। ये भी एक नाराजगी का कारण था सिराजुद्दौला का। एक और नाराजगी का कारण थी मराठा डीच। मराठा डीच जो थी, एक तरीके से ये एक खाई बना दी गई थी मराठों के आक्रमण के भय के कारण। इसकी अनुमति अलीवर्दी खान से ली गई थी, किंतु ये जो कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया था उसको देख करके सिराजुद्दौला बहुत ज्यादा आक्रोशित था। सिराजुद्दौला बेसिकली सोचता क्या था? सिराजुद्दौला ये कहता था कि आलमगीर द्वितीय मुगल शहंशाह जो थे, उन्होंने जो अंग्रेजों को अनुमतियां दी थी, वो अनुमतियां केवल व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से दी थी। और सिराजुद्दौला ये मानता था कि उन्हें साम्राज्यिक या राजनैतिक विस्तार करने की अनुमति नहीं थी। यह अधिकार, इस तरह की कोई भी घटना अगर वो करते हैं तो नवाब की जो शक्तियां थी उसका अतिक्रमण करते हैं, और इसलिए जो फोर्ट विलियम की किलेबंदी की गई थी वो सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। और इसलिए क्योंकि उसकी संप्रभुता जो थी, सॉवरेनिटी जो थी, उस पर अंग्रेजों का आक्रमण था। तो ये अंग्रेजों की तरफ से एक समस्या खड़ी थी सिराजुद्दौला के लिए, जिससे भिड़ना था उसको। इसके अतिरिक्त केवल यही बात नहीं थी, मराठों का भय रहता था। मराठे जो थे वो उनका भय बना रहता था कि वे लोग आक्रमण करेंगे और चौथ वसूलने आ सकते हैं। यही नहीं, अफगानी आक्रमण हो रहे थे, दुर्रानी, अब्दाली, और अगर वे लोग अपने आक्रमण को बार बार आते थे वो नॉर्दर्न इंडिया में, और बंगाल की संपन्नता सबको पता थी, और इसमें दो राय नहीं थी। अगर ये अफगानी आक्रांता जो थे, दुर्रानी हो या अब्दाली हो, उनका कब मन हो जाए और वो आगे बंगाल सूबे की तरफ बढ़ जाए लूटपाट करने के लिए, तो ये भी एक तनाव सिराजुद्दौला के पास था। तो एक तरफ मराठों का भय था, दूसरी तरफ अफगानों का भय था, और सबसे बड़ी बात ये थी, ठीक है युवा जरूर था सिराज, लेकिन उसने दक्षिण का जो घटनाक्रम चल रहा था उससे सीख भी ली थी, और वो देख रहा था किस प्रकार से दक्षिण में कर्नाटक युद्धों के दौरान जो स्थानीय शासक थे उनको कठपुतली की तरह कठपुतली बना दिया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको वो लड़ा रहे थे, मोहरा बनाए हुए थे, और सिराजुद्दौला ऐसी किसी भी स्थिति की संभावना बंगाल में उत्पन्न नहीं होने देना चाहता था। जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन लोगों को अधिकार प्राप्त था, 1717 का जो अधिकार था मुगल बादशाह के द्वारा प्रदान किया गया था, उसमें वास्तव में था क्या? मुगल शहंशाह ने उन लोगों को यह अधिकार दे दिया था कि वो पूरे भारत में कहीं भी बिना कर अदा किए व्यापार कर सकते थे, और इसके लिए उनको एक पेपर मिलता था जिसको दस्तक कहा जाता था। इन दस्तकों को वो जब भी दिखाते थे उन्हें कर मुक्त हो जाता, उनको कर मुक्त कर दिया जाता था, किसी प्रकार का कोई भी कस्टम ड्यूटी उनको देनी नहीं पड़ती थी। और ये लोग क्या करते थे, जो कंपनी के अधिकारी थे वो इसका दुरुपयोग करते थे,
दुरुपयोग कैसे करते थे कि अन्य व्यापारी जो होते थे, भारतीय भी हो सकते हैं, जो भी हैं, उन व्यापारियों के सामान को अपने सामान के साथ रख करके चुंगियों को पार करवा दिया करते थे अपना दस्तक दिखा के। और उन जो जिसका वो सामान पार करवाते थे चुंगियों से, उनसे वो कुछ पैसा ले लेते थे, जो कर उनको वहां के स्थानीय प्रशासन, स्थानीय शासक को देना होता था, उसका आधा या 3/4 जितना भी बनता था वो अंग्रेज अधिकारी को दे दिया करता। तो कुल मिलाकर के वो राजस्व घाटा प्रांतीय शासक को होता था। यही चीज बंगाल में हो रही थी और इसकी सूचना नवाब सिराजुद्दौला को मिली हुई थी। वो जान रहा था बहुत बड़े स्तर पर बंगाल को राजस्व की हानि हो रही है इन दस्तकों के कारण, और इसलिए उसने इन दस्तकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुल मिलाकर के जो अन्य स्रोत हैं, उन स्रोतों को यदि देखा जाए, हम कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला का व्यक्तित्व जो था वो काफी अस्पष्ट था। सिराजुद्दौला के बारे में जो बातें उभर करके आती हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि अपनी रियासत के जितने भी संसाधन थे, उन संसाधनों का उपयोग वो स्वयं ही करना चाहता था, किसी और को वो उसका दुरुपयोग करने की इजाजत देने को तैयार नहीं था। और अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है, कोई और उपयोग करता है, तो वो सख्त से सख्त कदम उठाने को तैयार हो जाता था। जैसे घसीटी बेगम की संपत्ति को जब्त कर लिया, जैसे कृष्णदास को उसने बंदी बनाने के लिए आदेश कर दिया। तो इन तरह की घटनाओं से जो सिराज के राज दरबारी थे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे, घबराए हुए थे। वो ये घबराए रहते थे कि कब उनका नंबर लग जाए और सिराज उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर जाए। उसमें कई लोग थे, जैसे सेठ बंधु थे, नवाब से बहुत ज़्यादा भयभीत रहते थे। नवाब से इतने ज़्यादा भयभीत रहते थे कि उन्होंने नवाब के एक विश्वसनीय सेनापति राय लुतुफ खान, उसके साथ समझौता भी किया हुआ था कि तुम हमें बचाए रखना सब और सूचित कर देना जब कभी सिराजुद्दौला मुझसे नाराज हो जाए। और कंपनी के जो अधिकारी थे उनको इस बात की जानकारी थी कि नवाब के राज दरबार जो था उसमें भारी असंतोष व्याप्त है, और इसकी सूचना वो लोग अपने शीर्ष अधिकारियों को देते रहते थे। कंपनी के अधिकारी जो थे, जो कलकत्ता में थे, उन अधिकारियों की बात करें तो दक्षिण में जिस तरह से उनको लगातार सफलता अर्जित हो रही थी, उससे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और उनके मन में भी ये इच्छा हो रही थी कि वैसी ही कुछ सफलता हम लोग बंगाल में भी प्राप्त करें। लेकिन जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके निरंकुश बर्ताव और कंपनी के अधिकारियों के प्रति घृणा, इसको देखते हुए जो कारखाने में कर्मचारी थे उनके मन में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता व्याप्त थी कि कल हमारा क्या होगा। बहुत बड़ी बात थी। हम जानते हैं कि
कंपनी के लिए भारत में सेवाएं देने के लिए इंग्लैंड से जो आ रहे थे लोग, वो यहाँ से जो पैसा कमा कर भेजते थे, उससे उनके परिवारों का भरण पोषण हो रहा था। यानी कि वो अपने ब्रिटेन में जो उनके परिवार रह रहे थे, उनके लिए एक लौते रिसोर्स थे। और अगर उनके मन में यही डर था कि यदि हमें यहाँ से भागना पड़ गया, या हमारी नौकरी खत्म हो गई, या हमें मार दिया जाता है, तो उनका क्या होगा, ये डर भी उनके अंदर फैला हुआ था। इसी दौरान नवाब के सैनिकों ने कासिम बाजार में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना था, उस पर आक्रमण किया। ये घटना 4 जून 1756 की बताई जाती है। और बताया जाता है कि नवाब के सैनिकों ने कासिम बाजार स्थित अंग्रेज कारखाने को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। इसके लिए घबराहट जो थी वो बढ़ने भी लग गई, और उसके सैनिक रुके नहीं। बताया जाता है कि 20 जून 1756 को नवाब स्वयं आगे बढ़ा और उसने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। और यही वो समय था, यही वो घटना थी जिसमें एक बहुत ही मशहूर दुर्घटना घटित हुई, जिसको हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल घटना कहते हैं। ब्लैक होल घटना जो थी ये बहुत ही मशहूर हुई। ये जो घटना थी, जब फोर्ट विलियम में सिराजुद्दौला पहुंचा, तो वहाँ पर कुछ लोग तो भाग निकले थे और कुछ लोग वहीं पर रह गए थे, और उन सब लोगों को उन्होंने वहाँ पर काल कोठरी में बंद कर दिया था। एक छोटी सी कोठरी थी, उसमें बंद कर दिया था। जो लोग वहाँ पर बंद हुए थे, वहाँ पर जो सैनिक कमांडर था वो बताते हैं निकल भागा था वहाँ से। लेकिन जो लोग वहाँ पर बंद हुए थे, उसमें एक व्यक्ति था, जॉन जेफानिया हॉलवेल। जॉन जेफानिया हॉलवेल जो था, उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक सर्जन था, मिलिट्री सर्जन। तो जो लोग वहाँ पर बंदी बनाए गए थे, उनमें ये हॉलवेल भी था। और बताया जाता है कि हॉलवेल जो था, उसको भी उनके साथ में बंद कर दिया गया था। जो साक्ष्य मिलते हैं उसमें बताया जाता है जो बंदी थे उनकी संख्या 64 अथवा 69 रही होगी। लेकिन हॉलवेल जो अपने संस्मरण देता है, उन संस्मरणों में बताता है कि कुल संख्या कैदियों की 146 थी। यानी 146 कैदियों को ब्लैक होल यानी काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। बंदी गृह था। काल कोठरी बेसिकली बंदी गृह होते थे, जो उसमें सैनिक लोग अपने विरोधी सैनिक जिनको बंदी बनाते हैं, उनको उसमें रखा करते थे। ये सामान्य से घटना थी। 18वीं शताब्दी में युद्ध बंदियों को जिस काल कोठरी में बंद किया जाता था, उसको ब्लैक होल कहकर पुकारा जाता था। और ये ब्लैक होल जो था, ये आपके फोर्ट विलियम में भी बना हुआ था। ये जो ब्लैक होल था, ये हम थोड़ा सा और आगे चले जाएं, तो यानी कि 20वीं सदी में हम चले जाएं, तो 20वीं सदी में ब्रिटेन में ग्लास हाउस कहा जाता था, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिक कहा जाता था, द ब्रिक। लगभग उसी तरीके, चाहे आप ब्रिटेन के ग्लास हाउस कह दीजिए या संयुक्त राज्य अमेरिका के द ब्रिक कह दीजिए, ये उन्हीं जैसा एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। अगर उन जैसा स्ट्रक्चर था तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो नाप होती थी
14 फीट से 18 फीट हुआ करती थी। छोटा सा कमरा जिसकी नाप 14 फीट से 18 फीट हुआ करती थी। बताया जाता है उसमें 146 कैदियों को रात के 8 बजे बंद कर दिया गया था। आप समझ सकते हैं, महीना जून का था, भारतवर्ष है, जून में बहुत गर्मी पड़ती है और 14 फीट से 18 फीट के कमरे में 146 लोगों को बंद किया जाना, आप समझ सकते हैं बड़ा ही कठिन रहा होगा। जब सुबह दरवाजा कोठरी का खोला गया तो बताया जाता है कि उसमें केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे। इसके बारे में अलग अलग दावे आते हैं। यह हालवेल का रिकॉर्ड है। एक स्टेनले वालपोर्ट है, वो बताते हैं कि बंदियों की संख्या 146 नहीं बल्कि 60 थी और उसमें से केवल 21 ही बचे थे। इसी तरह डीएल प्रियोर हैं, वो कहते हैं कि करीब मरने वालों की संख्या 43 थी, 43। उसके अलावा ये लोग जो मर गए थे या तो भय के कारण मर गए थे या दम घुटने के कारण मर गए थे। एक और विद्वान है बस्टीड। बस्टीड बताते हैं कि कब्जे के समय किले में अनगिनत लोग थे और बस्टीड कहते हैं कितने लोग मारे गए इसकी सही पुष्टि करना मुश्किल है। बहुत सारे लोग मार दिए गए थे। अच्छा, ये जो घटना घटित हुई थी, हालवेल जब अपने संस्मरण में लिखता है तो इस घटना के लिए जिम्मेदार उन जिम्मेदारों को देता है, बताता है, उन जिम्मेदारों को बताता है जिनकी निगरानी में बंदियों को रखा गया था। यानी कि जो हालवेल है वो ये मानता है कि इसमें सिराजुद्दौला की कोई भी गलती नहीं थी और इस पूरी घटना के बारे में सिराजुद्दौला को कोई भी जानकारी नहीं थी। 2 ही खिड़कियां थी इस कमरे में, एक ही वेरांडा था और जो हवा के लिए खिड़कियां थीं उन खिड़कियों में शक्तिशाली सलाखें लगी हुई थी, तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। और इस तरह के कोठरी में इस तरह से लोगों को भरा गया था कि दरवाजे को खोल पाना बड़ा कठिन था, ठूंस के भर दिए गए थे, ऐसा बताता है। कहते हैं कि वेरांडा में तैनात एक सिपाही को वहाँ के अंदर के लोगों ने 1000 रुपया का नोट दिया और बोला कहीं से ला करके हमको किसी दूसरे कमरे में आप शिफ्ट कर दीजिए। तो वो जो सिपाही था वो गया और थोड़ी बार लौट करके आया, उसने कहा संभव नहीं है। तब उन लोगों ने 2000 रुपये कर दिया उसको एकत्र करके और फिर उस सिपाही को दिया। तब भी वह गया और फिर वापस आ गया। नवाब सो रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो नवाब को जगा सके। मात्र 1 घंटे में ही कई लोग कह सकते हैं कि मरणासन्न स्थिति में आ गए थे। वो लोग चिल्ला रहे थे, बताता है, ये सब हालवेल अपने संस्मरणों में लिखता है। वो चिल्ला रहे थे और ज़मीन पर गिर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जब सुबह 6 बजे नवाब की नींद खुली तब उसने बंदी गृह को खोलने का आदेश दिया और हालवेल बताता है कि मात्र 23 लोग ही जीवित थे। हालवेल का जो ये संस्मरण है 1558 के एनुअल रजिस्टर में नियुक्त किया गया था, दर्ज किया गया। ये बहुत ही विशेष बात है। जो लोग इसके बाद नवाब के सामने आए तो हालवेल तो ये लिखता है कि नवाब को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं दिखाई दे रहा था। उसने केवल सभी लोगों को पानी पिलवाया और बैठने को कुर्सी दी। इसके अतिरिक्त तो उसने कोई भी विशेष प्रकार की कह सकते हैं कि शिष्टाचार प्रदर्शित करने का आदेश नहीं किया। हालवेल और उसके साथ 3 अन्य को बंदी बना करके मुर्शिदाबाद भेज दिया गया।
और जो बाकी लोग बचे थे उनको बताया जाता है बाद में जब क्लाइव पहुंचा वहां पर, तब उसने उनको फिर आज़ाद कराया था, जो लोग वहां छूट गए थे। बताया जाता है कि उसकी सूची भी मिलती है जिसमें 69 लोगों का नाम दिया गया है जो मारे गए। इसके अतिरिक्त एक सूची और मिलती है जिसमें 123 लोगों के नाम दिए गए हैं, और हालवेल ने जो दावा किया है उसके अनुसार 123 लोग मारे गए। 1915 में J.H. लिटिल ने इस पर शोध किया, इस घटना पर, और उसने अपना शोध पत्र जिसका शीर्षक था द ब्लैक होल, द क्वेश्चन ऑफ हालवेल्स वेरासिटी, इसमें हालवेल के विवरणों को चुनौती दी, और उसने कहा कि इतने छोटे से कमरे में 146 लोगों को रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और उन्होंने कहा कि हालवेल ने जानबूझ करके ये एक गलत कहानी लोगों के सामने रखी। दूसरी बात ये आ रही थी कि हालवेल के अतिरिक्त इस घटना के बारे में कोई दूसरे स्रोतों से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो इसलिए भी, जबकि इतनी संवेदनशील घटना थी, 123 लोग मारे गए पानी के बगैर ही, तो ऐसी घटना इस वजह से कहा जाता है कि ये संभव। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बंगाल का जो प्रशासन था वो इस तरह का नहीं था कि वो इस तरह की घटना को छुपा ले जाए। एक भोलानाथ नाम के विद्वान हैं, और उनका ये कहना है कि 267 वर्ग फीट के कमरे में 146 वयस्क यूरोपियों को रखा जाना असंभव है। भोलानाथ ने इसके लिए 15 गुणे 18 फीट का एक क्षेत्र बनाया, बांस चारों तरफ ऐसे बना दिए, घेर दिया उसको, और फिर उसके बाद उसमें उसने बंगाली सेवकों को ठूस ठूस के भरने का प्रयास किया, और भोलानाथ ने ये पाया कि 146 बंगाली उसमें नहीं समा पाए, और जबकि हालवेल बताता है 146 यूरोपीय उस कमरे में भर दिए गए थे। जबकि सच्चाई ये है कि यूरोपीय लोग जो होते हैं, यूरोपीय सैनिक जो होते हैं, वो बंगाली लोगों की अपेक्षा ज़्यादा स्थान घेरते हैं। यानी कि एक यूरोपीय सैनिक जो है, यूरोपीय व्यक्ति जो है, वो जितने स्थान को घेरेगा उतना स्थान बंगाली जो होता है वो नहीं घेरता। आधुनिक परिस्थिति में यदि देखा जाए तो खड़ी अवस्था में एक व्यक्ति करीब 3 वर्ग फीट स्थान घेरता है, और अगर आप ब्लैक होल घटना में देखा जाए तो वहाँ पर एक आदमी जो है 1.85 फीट का स्थान घेर रहा है, जो असंभव सी चीज दिखाई देती है। न्यूयॉर्क शहर में 1987 में एक सबवे में से गुजरने वाले यात्रियों का सर्वे किया गया था, और उसमें भी उन्होंने पाया कि जो यात्री थे वो मात्र 1.6 वर्ग फीट का स्थान ही घेरते थे। तो कुल मिलाकर यह हुआ कि ये घटना जो है, इस पर बहुत सारे लोगों ने शक व्यक्त किया है, और कुछ विद्वान हैं जैसे सिमोन स्कामा हैं, उन्होंने बताया है कि हालवेल ने, अगर ऐसी कोई घटना घटित भी हुई थी, तो हालवेल ने इस घटना में मरने वालों की संख्या करीब 3 गुना ज़्यादा बताने की कोशिश की है। हालवेल बताता है कि इस दुर्घटना स्थल पर एक स्मारक खड़ा करवाया गया था, किंतु जब इस स्मारक को ढूंढने का प्रयास किया गया 1822 में ऐसा कोई स्मारक नहीं दिखा। लेकिन 1899 में लॉर्ड कर्जन को बताया गया कि इस तरह का घटना यहाँ पे घटित हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि यहाँ स्मारक होना चाहिए।
तो उसने फिर वहाँ पर स्मारक बनवाया 1899 में, जो 1901 में जाकर के बन पाया। बताते हैं वो डलहौजी चौक के किनारे पर खड़ा है। इसको दुर्घटना स्थल बताया जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि जो ब्लैक होल है ये पुराने फोर्ट विलियम का हिस्सा था, लेकिन उसको कुछ लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया तो वो आश्चर्यजनक रूप से मिलता ही नहीं है। पुराना जो फोर्ट विलियम है वहां जाकर के देखिए तो वहां पे अब भी आपको ऐसा कोई कमरा नहीं मिलता, गार्ड कक्ष कहा जाता है। अच्छा, जो डलहौजी चौक के पास स्मारक बनवाया गया था कर्जन के द्वारा, उसके बारे में बाद में बड़ी समस्याएं खड़ी हुई। सुभाष चंद्र बोस ने इसको हटाने की मांग की और मुस्लिम लीग ने भी इसको आंदोलन किया कि इसको हटाया जाए, ये झूठी घटना है। जुलाई 1940 को नवाबगंज थाना के एक छात्र नेता जो थे अब्दुल बसाक मियाँ ने तो सीधे सीधे स्मारक को उखाड़ के ही फेंक दिया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं गया। उस स्मारक को उठा करके सेंट जॉर्ज चर्च की कब्रगाह में रख दिया गया, तो अब भी है वो। लेकिन वो जो कोठरी थी वो कोठरी आज भी नहीं मिलती। तो ब्लैक होल की जो ये घटना है, इस घटना के बारे में सही सही कह पाना बड़ा ही कठिन है कि यह घटना घटित हुई थी अथवा हॉलवेल के मस्तिष्क में एक षड्यंत्र अपने आप रच दिया गया था। थैंक यू।